देखिए, एक बार फिर से आपके लिए इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया की नेशनल इनकम का सबसे लार्जेस्ट प्रोपोर्शन जो है वो कहाँ से आता है? तो वो प्राइवेट सेक्टर से आता है। देखिए, भारत जैसे अविकसित देशों में जो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशो है वो हमेशा हाई रहता है। तो उसके कई सारे कारण हैं, बस एक ही नहीं है। रिलेटिव इनएफिशिएंसी ऑफ द इंडस्ट्री, ये सही है। वेस्टेज ऑफ कैपिटल, ये भी सही है। इकोनॉमिक ओवरहेड की स्केर्सिटी, ये भी सही है। बस ये नहीं है कि इन्वेस्टमेंट कम होता है एग्रीकल्चर में। तो यही हमारा आंसर है। द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा provided that the percentage of foreign equity participation in any industrial venture should not normally exceed। तो इन्होंने क्या बताया है? लगभग 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो हमारे इंडस्ट्रियल हाउस होते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट इतना होता है वो MRTP एक्ट में नहीं आते हैं। कितना होता है? लगभग 100 करोड़। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ यानी आर्थिक असमानताओं को कम करने का इनमें से कौन सा डायरेक्ट मेथड है? सीलिंग ऑन होल्डिंग्स। भारत में 1 रुपये के नोट को इशू करने की लायबिलिटी किसकी है? तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। मार्जिनल होल्डिंग वो होती है जो 1 हेक्टेयर से कम होती है। औद्योगिक वित्त के लिए एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है? IDBI। द हाईएस्ट proportion एरिया under HYV seeds in the total area under the crop is under wheat. Small holding 1 to 2 hectare। किस टाइप की इंडस्ट्रियलाइजेशन में लॉन्ग रन में कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं? वो है कंज्यूमर गुड इंडस्ट्री। द लार्जेस्ट एरिया अंडर HYV सीड इज अंडर राइस। गांव के लेवल पे बात करें तो जो लोन लिए जाते हैं कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के, तो वो किसके द्वारा डिस्पर्स किए जाते हैं? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के द्वारा। द लार्जेस्ट एरिया अंडर इरिगेशन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। द टर्म कैपिटा आउटपुट रेशो refers to the number of unit of capital that are required in order to produce 1 unit of output, यानी कि 1 यूनिट उत्पादन के लिए कितनी यूनिट चाहिए हमें कैपिटल की। सोर्स वाइज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया इज वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। रेगुलेटेड मार्केट क्या होता है? तो देखिए, रेगुलेटेड मार्केट जो होता है वो हमारा रेगुलेशन ऑफ मार्केट प्राइसेस एंड प्रैक्टिस इन द केस ऑफ सेलेक्टेड कमोडिटीज थ्रू लेजिस्लेशन। देखिए, IDBI जो है लॉन्ग टर्म्स लोन देता है इंडस्ट्रियल यूनिट को और अपने शेयर और डिबेंचर को सब्सक्राइब देता है। रिफाइनेंस लोन्स एंड एडवांस गिवन बाय अदर एजेंसी जैसे कि IFCI, SFCI, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये सब करता है। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज, तो जो भारत का योजना आयोग है वो a non-statutory body created by the center. Which of the following statements with regard to NABARD is not correct? नाबार्ड के रिगार्डिंग कौन सा इसमें जो है वो करेक्ट नहीं है? तो देखिए, नाबार्ड के लिए जो करेक्ट नहीं है वो है हमारा इट डायरेक्टली गिव्स लोन टू फार्मर एंड आर्टिसंस। नाबार्ड डायरेक्टली लोन नहीं देता है, तो नन ऑफ द अबव। देखिए, लैंड रिफॉर्म्स का जो है वो मेन एम क्या नहीं है इनमें से? मेक मोर रैशनल यूज़ ऑफ स्केयर लैंड, ये है। रिडिस्ट्रीब्यूट एग्रीकल्चर लैंड इन फेवर ऑफ
less privileged classes, to improve the terms and condition, state control, ये नहीं है। नाबार्ड क्या है? ऑटोनोमस पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन। लार्जेस्ट एरिया अंडर इरिगेशन इज अंडर क्रॉप। तो सबसे ज़्यादा जो सिंचाई का जो हमारा एरिया है, कृषि का एरिया है, कौन सी क्रॉप के अंडर में है? तो वो देखिए हमारा है वीट के। IDBI कैसा है? तो IDBI जो है वो हमारा ऑटोनोमस पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन है। नाबार्ड फाइनेंस कोऑपरेटिव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। करना होगा तो सभी कुछ है। देखिए शेड्यूल बैंक क्या होते हैं? हैज़ ए मिनिमम ऑफ 5 लाख ऑफ पेड अप कैपिटल और रिजर्व फंड जिसके पास होता है, जिसे वीकली रिटर्न करना होता है सबमिट RBI को, और उसको जो भी RBI के रूल होते हैं उन्हें मानना होता है। तो ये सब है। देखिए RBI के पास जब करेंसी हम इशू कराते हैं तो मिनिमम जो रिजर्व है वो रखना कितना है? वो है हमारा 115 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड एंड 85 करोड़ वर्थ ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी, जब RBI जो है इशू करता है करेंसी। इनमें से कौन सी प्रॉब्लम नहीं है इंडिया की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने की? लेकिन नॉन मोनेटाइज कंजम्पशन है, इलिटरेट पीपल हैं, पीपल होल्डिंग मल्टीपल जॉब ये भी है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है। एक करेंसी को इशू करने के लिए RBI क्या फॉलो करता है? तो RBI जो है हमारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो करता है। स्मॉल स्कैटर्ड एंड फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। इनमें से RBI का क्या फंक्शन नहीं है? नो करेंसी इशू करना ये है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल करना ये है, गवर्नमेंट के बैंकर की तरह काम करना ये है, लेकिन गवर्नमेंट को डायरेक्ट फाइनेंस करना ये नहीं है। देखिए कल्टीवेटर्स के बीच लैंड होल्डिंग का जो वितरण है वो कैसा है? हाईली अनइक्वल है। देखिए इंडिया में जो टोटल होल्डिंग है तो उसका लैंड होल्डिंग कितना है? देखिए वो है 2.4%। स्मॉल और मार्जिनल होल्डिंग अकाउंट टोटल होल्डिंग का कितना परसेंट है? तो देखिए 75% है। देखिए मीडियम होल्डिंग कौन सी होती है? जिसमें 4 से 10 हेक्टेयर तक होता है। मार्जिनल वो होती है जिसमें 1 हेक्टेयर तक होता है। स्मॉल वो होती है जिसमें 1 से 2 तक होता है, और मीडियम 4 to 10 होता है। द टैक्स रेशियो टू GDP इज प्रोजेक्टेड एट 20%। इन इंडिया मार्जिनल होल्डिंग कंप्राइज 56% ऑफ टोटल होल्डिंग। ऐसी होल्डिंग जिसका एरिया जो है 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा होता है उसे क्या कहते हैं हम? उसे लार्ज होल्डिंग कहते हैं। इसमें पूछ रहे हैं कि जो हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है उसका क्या कॉज है? देखिए एक तो ये है कि इंडस्ट्री और ट्रेड जो है वो ग्रो कर रहा है, और पॉपुलेशन का भी प्रेशर बढ़ रहा है, और लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर में, तो ये सभी हैं। देखिए कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसी होती हैं? लेबर इंटेंसिव।
यानी श्रम का गहनता से प्रयोग होता है। ये पूछ रहे हैं जो हमारे टोटल सेक्टर हैं उनमें आय के वितरण में जो असमानता है वो कैसी हो रही है, वो बढ़ रही है। जो आय में हमारी असमानता है तो उससे क्या होगा, सोशल अनरेस्ट होगा और इनइक्वलिटी आएगी हमारी लिविंग स्टैंडर्ड में भी, और जो इकोनॉमिक पावर है वो एक कहीं पे इकट्ठी हो जाएगी। जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटीज़ है वो कहाँ से आई है, अनइवन एसेट डिस्ट्रीब्यूशन से, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से और इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी सभी से। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट इज अबाउट 16% of the national income. Rising price and inflation in India है, जो भारत में जो मुद्रास्फीति की स्थिति है और कीमतों के बढ़ने की स्थिति है उससे क्या हो, एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट पर, एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है इन्वेस्टमेंट पर, और हमारी इनकम इनइक्वालिटीज़ जो वो बढ़ रही हैं। जो हमारी यूटीआई है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ये हमारी स्मॉल सेविंग को इनक्रेज करती है और उन सेविंग को शेयर और सिक्योरिटी में लगाती है और इन्वेस्टर को एक अच्छा रिटर्न देती है। 6% रेट ऑफ ग्रोथ इम्प्लाइज, अगर ग्रोथ की रेट जो है 6% है तो वो क्या बताती है, तो वो ये बताती है नेशनल प्रोडक्ट विल ग्रो एट दिस रेट। जो हमारा शेड्यूल बैंक है वो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड होता है। फैमिली प्लानिंग ने कम से कम प्रभाव डाला है रूरल एरिया में, क्योंकि सोशल ऑर्थोडॉक्स है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति है, वो किस कारण से होती है, जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है और उत्पादन में कमी आ जाती है। सारे प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज़ को देखा जाए भारत में तो जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो कहाँ हाईएस्ट है, वो दिल्ली में है। कौन सी इंडस्ट्री जो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देती है, कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया में जो टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं सरकार के द्वारा तो उनका उद्देश्य क्या होता है, फाइनेंसिंग गवर्नमेंट प्लान एंड एक्सपेंडिचर और सोसाइटी में इनइक्वलिटीज़ को कम करना। देखिए 1950 से 51 के बाद जो हमारा टेरिटरी सेक्टर है उसका नेशनल इनकम में जो कंट्रीब्यूशन है वो कैसा हो रहा है, वो बढ़ रहा है। और देखिए ऐसे ही सेकेंडरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में वो कैसा हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। और देखिए प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम में कम हो रहा है। इंडिया के नेशनल इनकम में जो सेकेंडरी सेक्टर का जो है वो लगभग परसेंटेज शेयर कितना है, तो परसेंटेज शेयर जो है वो हमारा लगभग 20% है। एसएलआर क्या होता है, तो एसएलआर जो है वो होता है अमाउंट ऑफ कैश, गोल्ड, unencumbered approved security with the bank and its deposit with other bank minus deposit of other bank with this bank। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर का जो इंडिया की नेशनल इनकम में परसेंटेज शेयर है वो है 40%। इंडिया में लगभग अब जो है वो मनी सप्लाई का जो मेजर सोर्स है वो क्या मतलब जो क्या है, नेट इंक्रीज इन आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। जो आरआरबी सेटअप करे गए हैं उनका एम क्या है, प्रोवाइडिंग फाइनेंस टू स्मॉल फार्मर एंड आर्टिसन। जो प्रायोरिटी सेक्टर है लीडिंग बाय बैंक डज नॉट इंक्लूड स्पेशल बैंक क्रेडिट अंडर द स्कीम टू लार्ज इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन। देखिए प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर। देखिए जब कीमतें बढ़ती हैं यानी कि जो मुद्रास्फीति की स्थिति होती है सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलता है, ऋणी को यानी डेब्टर को। जो यूनियन गवर्नमेंट है उसे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ से मिलता है, इनडायरेक्ट टैक्स से।
देखिए असर्शन रीजनिंग है, इसमें कह रहे हैं कि इंडिया में जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका रीज़न ये दिया हुआ है कि इन इंडिया द नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग बिफोर पॉवर्टी लाइन हैज़ इंक्रीज्ड। इसका देखिए असर्शन तो सही है कि गरीब लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन ये सही नहीं है कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं लोग वो ही बढ़ रहे हैं। केवल यही कारण नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं। देखिए इंडिया और ईस्ट यूरोपियन कंट्री के बीच के ट्रेड को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो इसको हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, रुपी ट्रेड। देखिए हाउसिंग की जो इंडिया सिटी में है डिमांड वो बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं और प्लान दे रखे हैं। तो देखिए हमारा जो प्लान 1 था, इसमें क्या था, एग्रीकल्चर और कम्युनिटी डेवलपमेंट पर जोर दिया गया था, क्योंकि जब भी हमारा देश आज़ाद हुआ था। और जो सेकंड प्लान था, इसमें हैवी इंडस्ट्री पे फोकस किया गया था। और प्लान थर्ड जो था, इसमें हमारा सेल्फ रिलायंस पर। और जो फोर्थ था उसमें मिनिमम नीड्स प्रोग्राम पर। तो हमारा सी इसका राइट आंसर है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन हमारा होता है जिसमें इन्फ्लेशन भी होता है और मंदी भी होती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा सेविंग कहाँ से आती है? घरेलू क्षेत्र से। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मार्केट बोरोइंग है वो किस में इंक्लूड होगी? कैपिटल रिसिप्ट में। देखिए सबसे पहले प्लान पे जो जोर था वो एग्रीकल्चर पे था। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसिप्ट्स आर ए पार्ट ऑफ। इंटरेस्ट और डिविडेंड की जो रिसिप्ट होती हैं वो किसका पार्ट होती हैं? तो देखिए वो जो हमारे पार्ट होती हैं वो होती है नॉन टैक्स रेवेन्यू का। देखिए फर्स्ट प्लान की ड्यूरेशन है 51 से 56। यूनियन एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट का कैसा पार्ट है? टैक्स रेवेन्यू का। देखिए इनमें से इकोनॉमिक प्लानिंग का कौन सा मेजर अचीवमेंट नहीं रहा है भारत में? तो है बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नहीं रहा है। बाकी डाइवर्सिफिकेशन एक्सपोर्ट है, हाई ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम है, डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। द रिसिप्ट्स ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट आर क्लासिफाइड इन द बजट एज। जो हमारा बजट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उनकी जो रिसिप्ट्स होती हैं वो कैसे क्लासिफाइड होती हैं? टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि सभी। इंडियन रुपीज़ जो है वो कितनी बार डिवैल्यूड हुआ है? तो इंडियन रुपीज़ जो है वो हमारा 2 बार हुआ है, 1949 और 1996। देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या एक ऑब्जेक्टिव नहीं रहा है? देखिए पॉपुलेशन बढ़ाने का नहीं रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी रहा है, सेल्फ रिलायंस भी रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी रहा है। डेब्ट रिलीफ इज़ टू द फार्मर इज़ ए पार्ट ऑफ। जब किसानों का ऋण माफ़ कर दिया जाता है तो वो किसका पार्ट होता है? तो वो पार्ट होता है नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का। देखिए इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या एक पार्ट नहीं है? लिमिटेड सेंट्रलाइजेशन है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इंडिकेटिव प्लानिंग है, इम्पेरेटिव प्लानिंग नहीं है। सेंट्रल असिस्टेंस ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज़ ए पार्ट ऑफ प्लान एक्सपेंडिचर। लोन्स गिवन बाय द सेंट्रल टू द स्टेट गवर्नमेंट आर क्लासिफाइड अंडर। जब जो सेंटर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। देखिए जो इकोनॉमिक प्लानिंग है इंडिया में उसका ओवरऑल एम क्या होता है? ग्रोथ विद जस्टिस। देखिए सेकंड प्लान में सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया गया है? बेसिक और हैवी इंडस्ट्री पे। और जो फॉरेन गवर्नमेंट को जो लोन दिया जाता है उसे क्या कहा जाएगा? देखिए उसे कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए जो सेकंड प्लान था उसमें हमारा डेवलपमेंट पर जो व्यय था वो कितना था? 4,672 करोड़। पब्लिक एंटरप्राइज को लोन देना किसका पार्ट होता है? तो वो हमारा देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। सेकंड प्लान की ड्यूरेशन क्या है?
सेकंड प्लान की जो ड्यूरेशन है वो हमारी है 56 से 61। फूड एंड फर्टिलाइज़र सब्सिडीज़ किस में इंक्लूड होते हैं? फूड और फर्टिलाइज़र को जो सब्सिडी दी जाती है वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होते हैं। इंटरेस्ट पेमेंट ये आइटम होता है, किसका आइटम होता है ये? तो ये जो आइटम होता है ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विस, जब जनरल सर्विस पे एक्सपेंडिचर किया जाता है तो ये किसका पार्ट होता है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। फर्स्ट प्लान में इकोनॉमी में कितने परसेंटेज की ग्रोथ हुई थी? 3.6। देखिए टोटल नंबर ऑफ बैंक जो ब्रांचेस हैं उनकी जो हमारी अर्बन एरिया में है तो वो कितने परसेंटेज है? तो जो हमारी वो कितने परसेंटेज है वो है 14%। द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया अकाउंट्स फॉर 76% ऑफ टोटल ब्रांचेस। About 56% of total branches of the commercial bank is in rural area. The percentage of the planned development outlay allocated to industry and minerals in the फर्स्ट प्लान में जो था हमारा इंडस्ट्री और मिनरल के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया था? तो वो हमारा निर्धारित किया गया था 3%। देखिए फर्स्ट प्लान का टोटल डेवलपमेंट के लिए कितना खर्चा था? वो था 1960। द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग एम्प्लॉयड हैं वो लगभग कितना है? देखिए वो लगभग है हमारा 255 से 265 लाख। देखिए यूनियन गवर्नमेंट की कैपिटल रिसिप्ट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? देखिए सबसे बड़ा सोर्स है मार्केट बोरोइंग। यूनियन गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू का लार्जेस्ट सोर्स है इंटरेस्ट रिसिप्ट। देखिए कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सबसे कम बैंक ऑफिसेस हैं? वो हैं लक्षद्वीप। और देखिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैंक ऑफिसेस कहाँ हैं हमारे? तो वो हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। बैंक डिपॉजिट का लार्जेस्ट शेयर जो होता है उसमें क्या क्या आता है हमारा? तो उसमें आता है टाइम डिपॉजिट। बैंक ब्रांचेस जो हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ हैं? रूरल एरिया में। देखिए डीआरआई जो स्कीम है उसमें लोन जो दिए जा रहे हैं 4% पर दिए जा रहे हैं। जो भी ग्रुप यहाँ पर मेंशन है वो हैं हमारे इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। जो ऑथराइज्ड कैपिटल है आरआरबी की वो 1 करोड़ से लेके कितनी बढ़ गई है? वो बढ़ गई है 5 करोड़ तक। आरआरबी जो है वो लोन और एडवांस किसको देता है? तो वो देता है स्मॉल फार्मर, रूरल वेज इंडस्ट्री को, रिटेल ट्रेड और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को रूरल एरिया के। द लार्जेस्ट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन इंडिया इज़, जो हमारा लार्जेस्ट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है इंडिया में वो कौन सा है? देखिए वो है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्लान हॉलीडे कौन सा समय था ये? तो प्लान हॉलीडे जो था वो था हमारा 66 से 69। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़, जो हमारा एसबीआई है वो हमारा 100, जो हमारे टॉप कमर्शियल बैंक है विश्व के उनमें 100 है। फोर्थ प्लान की ड्यूरेशन क्या है? तो फोर्थ प्लान की ड्यूरेशन जो थी वो हमारी है 69 से 74। हाईएस्ट पॉपुलेशन किस स्टेट में है? यूपी में। जो हमारा मिनिमम नीड प्रोग्राम है वो इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो वो इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा फिफ्थ प्लान में। जो हमारे थर्ड प्लान की जो सक्सेस है उसमें क्या रुकावट आ गई थी? एक तो मानसून ख़राब रहा था और एक चाइना और पाकिस्तान से लड़ाई हो गई थी। आरआरबी जो होते हैं वो ऑर्डिनरी कमर्शियल बैंक की तरह होते हैं, बस उनमें एक ही अंतर होता है, वो ये होता है कि वो लोन और एडवांस देते हैं फार्मर को।
उनका जो ऑपरेशन का एरिया है वो लिमिटेड है और वे कमर्शियल बैंक के द्वारा स्पॉन्सर्ड होते हैं। इनमें से कौन सा यूटीआई का फंक्शन नहीं? टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंटर एंड द स्टेट्स। जो भी हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की नई स्कीम चल रही है रूरल एरिया में, तो जो भी हमारी स्कीम है वो किसके द्वारा मतलब मिला ली गई हैं? तो देखिए वो जो हमारी हैं वो जवाहर रोजगार योजना में मिला ली गई हैं। देखिए जो देश में क्रेडिट चलता है उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई कौन सा मेथड यूज़ नहीं करता है? बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट और कैश रिजर्व रेशो में चेंज, ये तीनों करता है लेकिन मुद्रा का अवमूल्यन नहीं करता है। अगर हम आरआरबी की बात करते हैं तो इनके चेयरमैन जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। जो स्पॉन्सर बैंक होता है नाबार्ड के कंसलेशन में, इसकी ऑथोराइज कैपिटल जो है वो स्पॉन्सर बैंक द्वारा दी जाती है। इसकी प्रोग्रेस है वो स्पॉन्सर बैंक द्वारा मॉनिटर की जाती है। टोटल नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें से कि हम स्टेट बैंक के जो वो सब्सिडीज निकाल दे रहे हैं, तो वो कितने हैं? 20। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हैज़ नाउ बिन कन्वर्टेड टू, जो प्रोग्राम था फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, अब वो किसमें बदल दिया गया है? तो अब वो हमारा जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कितने सहायक बैंक थे? 8 थे, जिसमें से अब काफ़ी सारे मर्ज हो चुके हैं। अगर देखिए सबसे वो स्टेट बैंक के सहायक बैंक को भी मिला लिया जाए तो टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं? टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक हैं 28। डीआरआई स्कीम के अंतर्गत जो हमारा एससी और एसटी के लिए एडवांस है, जो बेनिफिशरी के लिए, वो लगभग 40% है। जो हमारा कस्टम ड्यूटी है वो सेंट्रल रेवेन्यू का सेकंड लार्जेस्ट स्कोर है। उनका जो परसेंटेज शेयर है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू यूनियन गवर्नमेंट में, वो लगभग कितना है? वो लगभग है 35%। पर्सनल इनकम टैक्स अकाउंट फॉर अबाउट 10%। बैंक आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल a target of lending at least 1% of their total advance at the end of preceding year to such people as are eligible under TRI scheme. The largest number of regional rural bank, सबसे ज़्यादा नंबर में जो आरआरबी हैं वो कौन सी स्टेट में हैं? तो वो जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। थर्ड प्लान कैसा था? एक फेलियर था। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था 1952 में हुआ था। थर्ड प्लान में जो प्लान डेवलपमेंट का जो हमारा व्यय था जो इंडस्ट्री और मिनरल के लिए था, वो कितना था हमारा? 20। और इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के लिए वो कितना था? वो था हमारा 8%। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम covers all the 511 blocks in the country। कौन सा प्लान ऐसा था जो पहले ही 1 साल पहले ही ख़त्म कर दिया गया? वो था फिफ्थ प्लान। इंडिया का जो सबसे ज़्यादा फोर्स था वो किस पे था? थर्ड प्लान में मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट। जो आईआरडीपी पर है तो वो कई सारे जो और प्रोग्राम है उनको कोऑपरेट करता है। तो वो कितने ब्लॉक्स में चलता है कंट्री के? तो वो जो है हमारा 5,011 में चलता है। थर्ड प्लान की करेक्ट ड्यूरेशन क्या थी? तो वो थी 1961 से 66। लार्जेस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा जो हमारे टाउन्स हैं वो कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। सेकंड प्लान में इकोनॉमी ने कितने परसेंटेज से ग्रो किया था? 4% से। 5 ईयर प्लान की जो ड्यूरेशन है ये हमारे दे रखे हैं
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो किसकी ड्यूरेशन जो है वो सही नहीं है। तो देखिए फर्स्ट की भी सही है, सेकंड की भी सही है, थर्ड की भी सही है, बस फोर्थ की सही नहीं है। सेकंड प्लान का क्या एक फीचर नहीं था? हाई प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन कमर्शियल क्रॉप, ये नहीं था। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो कम हो रहे थे, और क्राइसिस था। इनमें से कौन सा पर्सन है जो ग्रीन रेवोल्यूशन के पीछे माना जाता है? तो वो हैं हमारे MS स्वामीनाथन। ब्लैक सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किसके लिए सूट करती है? तो काली मिट्टी जो है वो हमारे कॉटन के लिए सूट करती है। देखिए सेकंड प्लान में इंडस्ट्री और मिनरल के लिए लगभग कितना परसेंटेज जो हमारा था डेवलपमेंट के लिए वो लगाया गया था? 20। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन सी होती है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा नंबर में जो विलेज हैं वो कहाँ हैं? तो वो हैं हमारे उत्तर प्रदेश में। कौन सी स्टेट का स्मॉलेस्ट लैंड एरिया है? तो स्मॉलेस्ट लैंड एरिया जो है वो है हमारा गोवा का। कौन से स्टेट में जो है रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है उसकी टोटल पॉपुलेशन के परसेंटेज के रूप में? तो वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। देखिए डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी DRI स्कीम लोन आर गिवन एंड a concessional rate of 8%। देखिए लार्जेस्ट लैंड एरिया इंडिया में कहाँ है? MP में। फर्स्ट प्लान जो था उसका मेजर फीचर क्या नहीं था? जो मेजर फीचर नहीं था, हैवी इंडस्ट्री को प्राथमिकता देना, एग्रीकल्चर को, इकोनॉमी को दोबारा से करना सही, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब थे। देखिए जो फॉलोइंग ये फिगर है ये HYV एरिया को बता रहे हैं टोटल क्रॉप्ड एरिया के लिए। तो वो क्रॉप कैसी है? तो देखिए वो है हमारी गेहूँ। इरिगेशन कवर्स अबाउट परसेंटेज ऑफ नेट सोन एरिया 30%। जो हमारा नेशनल प्रोग्राम था मिनिमम नीड्स का वो कौन से प्लान का इम्पोर्टेंट था? फिफ्थ प्लान। ग्रांट इन एड्स आर गिवन टू स्टेट बाय द सेंटर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑगमेंटेड फाइनेंशियल रिसोर्स फॉर स्टेट। फिफ्थ प्लान ने जो वर्क किया था उसकी एक्चुअल डेट क्या थी? 74 से 78। देखिए कोयले के प्रोडक्शन में इंडिया जो है वो 8th नंबर पे है। वर्ल्ड की रैंकिंग में इंडिया जो है सीमेंट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन से नंबर पे? तो वो आता है हमारा 7th नंबर पे। इंडिया इज़ डिस्क्राइब्ड एज ए रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय ए प्योर, ये स्टेटमेंट क्या बताता है कि इंडिया तो रिच कंट्री है लेकिन इसमें रहते जो हैं वो गरीब लोग हैं। इसका मतलब है कि इंडिया जो है नेचुरल रिसोर्स में तो रिच है जब जो कि पूरी तरह से यूटिलाइज्ड नहीं हो पा रहे हैं। चाइना के बाद इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है विश्व में किस चीज़ का? चाय का। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मीका का। तो ये माइका जो है वो कौन से स्टेट में ज़्यादा बनता है? बिहार में। और इंडिया जो है शुगर में किस नंबर पे आता है? तो इंडिया जो है शुगर में 4th नंबर पे आता है प्रोड्यूसर के रूप में। देखिए डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और इसकी इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक ग्रोथ में, तो इनमें से कौन सा जो है वो स्टेटमेंट सही है? ए हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ, a high rate of capital formation alone will not ensure the rapid growth of an economy।
देखिए जो 6 प्लान रिवाइज हुआ था उसकी करेक्ट ड्यूरेशन क्या थी। तो देखिए उसकी करेक्ट ड्यूरेशन जो थी वो थी हमारी 2 इनमें से देखिए कोई सी नहीं है। रोलिंग प्लान जो था वो कौन से पीरियड के लिए था। तो जो रोलिंग प्लान जो था वो हमारा 78 से 83 था। फोर्थ प्लान जो था उसकी जो सक्सेस थी वो कैसे रुक गई थी। तो वो जो थी हमारी मानसून ख़राब था, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया, बांग्लादेश के रिफ्यूजी की प्रॉब्लम थी, इन सब वजह से। देखिए एक तरफ तो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तरफ प्लान है। हमें ये बताना है कि कौन से प्लान का कौन सा ऑब्जेक्टिव है। देखिए फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी ये था हमारे फोर्थ प्लान का। और देखिए जो हमारा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विद हैवी इंडस्ट्री ये किसका था हमारा, ये था हमारा सेकंड प्लान का। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हटाना ये किसका था, ये था हमारा फिफ्थ का। और प्रोटेक्शन और एनवायरनमेंट जो एसेट है इनका प्रोटेक्शन करना ये किस में था, ये हमारा सिक्स्थ में था। इसका आंसर है हमारा ये डी। फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का सिक्स। जो दांत वाले कमेटी थी हमारी, इसने रीजनल रूरल बैंक में जो काम कर रहे थे तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था आरआरबी हैव बीन फंक्शनली सेटिस्फैक्टरली एंड नीड टू बी फर्दर स्ट्रेंथन। हाईएस्ट डैम कौन सा है, भाखड़ा डैम। भारत में आयरन जो ओर है हमारी, जो लोहे अयस्क हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ से आते हैं। तो वो जो हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारे आते हैं बिहार और उड़ीसा से। देखिए लार्जेस्ट डैम इन इंडिया और विश्व में भी कौन सा डैम सबसे बड़ा है, हीराकुंड डैम। देखिए हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबवेल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। देखिए इसमें कई सारे फैक्टर दे रखे हैं। जब हम कोई भी न्यू इंडस्ट्री के लिए लोकेशन देखते हैं तो कॉम्बिनेशन पता करना है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी ये सही है। देखिए रॉ मटेरियल के सोर्स को देखना ये भी सही है। मार्केट से कितनी दूरी है, तो ये सभी सही हैं। देखिए इसमें रिलेशन दे रखा है तो ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए डेफिसिट फाइनेंसिंग ये हमारा मनी सप्लाई का है। प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का है। इनकम टैक्स मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक रेट फिस्कल पॉलिसी। तो देखिए ये दोनों गलत है, तो हमारा 20 का राइट आंसर है। भारत में कितने रोड लेंथ जो है वो लगभग कितने लाख किलोमीटर है, तो वो है 21 लाख ऑफ किलोमीटर। फिफ्थ प्लान की जो स्ट्रेटेजिक एम था वो क्या था, तो वो था हमारा रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस। पब्लिक एक्सपेंडिचर में कुछ सालों में बहुत ज़्यादा वृद्धि आई है, तो इसका मेजर कॉज क्या है। तो इसका मेजर कॉज है हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बढ़ा है और सब्सिडीज़ पे भी एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो ये सब हैं। देखिए ऐसा रीजनिंग है। इसमें कह रहे हैं कि सेकंड प्लान की अगर बात देखें तो पब्लिक सेक्टर ने काफ़ी तरक्की करी है। तो इसका रीज़न ये है कि पब्लिक सेक्टर के बढ़ने से प्राइवेट सेक्टर की जो भी है वो सेटबैक मिला है। तो देखिए इसका असर्शन सही है मगर जो इसका रीज़न है वो गलत है। भारत में जो है एवरेज साइज़ जो है लैंड होल्डिंग का वो कितना है, तो वो देखिए लगभग हमारा 2 हेक्टेयर है। जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी।
देखिए, ये जो फिगर दे रखी है ये एक फ्यूल को बता रही है टोटल एनर्जी कंजम्पशन में डिफरेंट सेक्टर में। तो इसमें कह रहे हैं कि फ्यूल कौन सा है, हाउस होल्ड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट। देखिए कौन सा है इसमें, ये है हमारा ऑयल। ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो उसने कैसा रिजल्ट दिया है, उसने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाया है और उसमें यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ लैंड ये भी बढ़ाया है। तो सी इसका राइट आंसर है। ये कह रहे हैं कि भारत के कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मात्रा में कोयला होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में बिहार में होता है। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया में वो मेनली क्यों आई है, तो वो मेनली आई है HYV सीड के लिए और फर्टिलाइज़र और उनका यूज़ के लिए। देखिए इसकी मैचिंग करनी है। दत्त कमेटी जो है वो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का काम करती है। बांचू कमेटी जो है वो डायरेक्ट टैक्स का काम करती है। और जो चक्रवर्ती कमेटी है वो वर्किंग ऑन द मॉनेटरी का काम करती है। और जो राजा मन्नार कमेटी है वो सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल का, और राज कमेटी जो है वो एग्रीकल्चर होल्डिंग टैक्स का। ये कह रहे हैं कि इंक्रीज्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस टू इंडियाज नेशनल इनकम इज़ ए अनवेलकम फीचर। The contribution of these sector does not generate durable income yielding assist to the community। तो ये सही है और इसका सही हमारा एक्सप्लेनेशन है। ये कह रहे हैं कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है और डिफेंस है वो इंडिया की उसमें कंट्रीब्यूशन जो बढ़ रहे हैं, तो ये एक अच्छा फीचर नहीं है। तो इन सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है बढ़ना है तो इससे क्या होता है, ड्यूरेबल इनकम नहीं आती है। जो हमारी स्लो ग्रोथ है पर कैपिटा इनकम है, तो उसकी अगर हम देखें तो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम है तो वो कैसी है हमारी, रैपिड ग्रोथ है पॉपुलेशन की। इसलिए इंडिया में जीडीपी हाइयर रहता है जीएनपी के मुकाबले, क्योंकि नेट फैक्टर जो होती है हमारी, जो इनकम बाहर से आती है वो नेगेटिव रहती है। जो हमारा नेशनल इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो डिफरेंस है वो कैसे अकाउंट किया जाता है, तो वह अकाउंट किया जाता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किसको रेफर करता है, तो देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है हमारा वो दूध के लिए होता है। तो देखिए आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये इंडियन इकोनॉमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बनी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।